गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। बीएनएसएस की धारा 348 क्या है या धारा 348 बीएनएसएस क्या है, गवाह को दोबारा कोर्ट में कैसे बुलाएं, सेक्शन 348 कोष्टक में 311 सीआरपीसी, फुल एक्सप्लेनेशन। जी हाँ सर, आज के हमारे वीडियो का यही टाइटल है। बड़ा महत्वपूर्ण टाइटल है। इससे पहले मैंने दो वीडियो और बनाए इसी टॉपिक पर, लेकिन उन वीडियो में जो मैंने जानकारी आपको दी है उससे हट के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। आज के वीडियो में जिन महत्वपूर्ण टॉपिकों पर मैं आपको जानकारी दूंगा उनको मैं आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बता देता हूं। जैसे कि धारा 348, इसमें कुल 4 बिंदु बताए गए हैं। उन चारों बिंदुओं का सरल एक्सप्लेनेशन मैंने किया है, जो डिजिटल ई बुक के अंदर मैंने लिखा हुआ है उसी में से मैं आपको जानकारी दूंगा। दूसरा है, ये जो 348 का आवेदन है, जो गवाह को कोर्ट में बुलाने का आवेदन है, इसको आप मंजूर कराने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 4 लैंडमार्क जजमेंट भी मैं लाया हूं, जो बड़े सहायक साबित होंगे आपका आवेदन मंजूर करवाने के लिए, कोर्ट में जज साहब के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। तीसरा है, धारा 348 के 2 व्यवहारिक नियम भी इसमें मैंने लिखे हुए हैं। चौथा है, आवेदन दाखिल करते समय ध्यान रखने योग्य सावधानियां क्या होंगी, यह बड़ा जरूरी है सर, जो मैंने विशेष तौर से आप लोगों के लिए तैयार किया है। पांचवा है, इस धारा की प्रकृति और क्षेत्राधिकार आखिर क्या है। छठा आएगा, किस स्टेज पर इस आवेदन को पेश किया जा सकता है। वैसे तो एनी स्टेज पर किया जा सकता है, लेकिन मैंने मुख्य 4 स्टेजें इस डिजिटल ई बुक के अंदर लिखी हुई हैं। स्पेशल डिजिटल ई बुक आप लोगों के लिए तैयार की है इसी पॉइंट पे। सातवां है, यह आवेदन कौन कौन लगा सकता है। सवाल ये उठता है कि यह आवेदन आखिर लगाएगा कौन, इस पे भी स्पेशल जानकारी मैंने आपके लिए इस वीडियो में रखी है। आठवां है, किन किन परिस्थितियों में यह आवेदन लगाया जा सकता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, हमें पता होगा तो हम कॉन्फिडेंस के साथ कोर्ट में इस आवेदन को पेश कर सकते हैं। और नवा है, आवेदन का आदर्श प्रारूप ड्राफ्ट। इस आइडियल ड्राफ्ट में मैंने चारों बिंदुओं को शामिल किया है। जो धारा 348 में 4 बिंदु बताए गए हैं कि जिनकी गवाह हो चुकी है उनको बुलाना, या जिनकी गवाह नहीं हुई है नए गवाहों को बुलाना, या कोई अदालत में उपस्थित है उसको गवाह के लिए कॉल करना, उन चारों को इसी एक ही ड्राफ्ट में समाहित कर लिया। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए थे सर, 2 वीडियो कोर्ट में नए गवाह को कैसे बुलाएं, और एक ये पति पत्नी के केस में बयान के बाद मिले नए दस्तावेज तब 348 का प्रयोग कैसे करें, ये 2 वीडियो मैंने बनाए हैं। इसमें जो मैंने पहले वीडियो बनाया था कोर्ट में नए गवाह को कैसे बताएं, तो इसमें मैंने 4 ड्राफ्ट अलग अलग तैयार की हुई है सर स्पेशली। लेकिन इस वीडियो में उन चारों ड्राफ्टों को एक ही आइडियल ड्राफ्ट में मैंने आप लोगों के लिए समाहित किया है। ये सारी जानकारी मेरे द्वारा सर डिजिटल ई बुक में आप लोगों के लिए तैयार करके रखी गई है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले इस डेफिनेशन को बता दूं, हालांकि मैंने डिजिटल ई बुक में लिखी हुई है, लेकिन मैं एक बार बुक में से आपको पढ़ के बता देता हूं शॉर्ट में। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है सर, और पहले ये धारा 311 थी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। इसमें बताया गया है 348 में, आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जो हाजिर हो यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो परीक्षा कर सकता है। किसी व्यक्ति को जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है। और यदि न्यायालय को मामले के न्याय संगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा, या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा। इंग्लिश में भी सर मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। के वीवर्स का कहना है कि सर आप इंग्लिश में भी बता दिया करें। 348, power to summon material witness of examined person present. Any court may at any stage of any inquiry, trial or other proceeding under this Sanhita summon any person as a witness or examine any person in attendance though not summoned as a witness, or recall and re-examine any person already examined, and the court shall summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it to be essential to the just decision of the case। ये सर इसकी डेफिनेशन है जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको पढ़ के बता दी। यही डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड मेरे द्वारा डिजिटल ई बुक के अंदर भी आप लोगों के लिए लिख के रखी गई है, और उसको 4 बिंदुओं पर और तमाम जो मैंने अभी बताया सारी जानकारी आपके लिए मैंने नोट करके रखी है। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है सर, क्योंकि अदालत में जब भी फौजदारी के मुकदमे चलते हैं
तब सबसे महत्वपूर्ण होता है गवाह। यदि कोई गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ कमी रह गई, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में प्राप्त हुए, और या कोई नया विटनेस आपके पास है जिसको आप कराना चाहते हैं, यदि आप इसको नहीं करा पाए कोर्ट में, आपको ये प्रोसीजर अगर आपको नहीं पता है, तो आप न्याय प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे सर। और अक्सर हमारे मन में घबराहट भी पैदा होती है उस समय जब ट्रायल चल रही हो और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं और प्रोसीजर हमको नहीं मालूम है, तब हम घबरा उठते हैं कि अब क्या होगा। तो आपकी इस घबराहट और इस परेशानी का हल मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। बड़ी छोटी सी धारा है सर, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है न्याय प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये छोटी सी धारा में यदि हमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स, हालांकि बेसिक धारा में ही लिखा हुआ है कि न्यायालय किन किन परिस्थितियों में आदेश कर सकता है, लेकिन ये आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी, ये सभी चीजें अगर हमें पता होती हैं तो हम तुरंत एक्शन में आ जाते हैं और उसको अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि एज अ एडवोकेट के लिए भी बड़ी फायदेमंद है, विधि के विद्यार्थी, नए वकील, हालांकि सीनियर एडवोकेट्स तो सभी इस बात को जानते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी हैं विधि के और जो नए एडवोकेट्स हैं और जो एक आम व्यक्ति है, वो इससे बिल्कुल अनभिज्ञ रहता है। मेरा वीडियो आज सभी के लिए है ताकि उनको प्रोसीजर पता हो, और यदि उनके साथ इस प्रकार के हालात और परिस्थिति कोर्ट में बनते हैं कि यदि उस गवाह को नहीं बुलाया गया तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा, तो वो इस धारा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दी गई है। 1 जुलाई 2024 से सर ये अधिनियम लागू हो चुका है। इससे पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1973 था, उसमें धारा 311 दी गई थी, वही इसमें बदलकर वर्तमान में 348 कर दी गई है। अब मैं आपको आगे की जानकारी सर डिजिटल ई बुक के अंदर से देता हूं, जो मैंने व्यवस्थित तरीके से आपके लिए लिख के रखी है। तकरीबन 32 से ऊपर उसमें अध्याय हो चुके हैं, 200 से ऊपर प्रश्न हैं, और बड़े महत्वपूर्ण उसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन अध्याय मेरे द्वारा शामिल किए गए हैं। उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। आइए सर, अब आगे की जानकारी मैं आपको उसी में से देता हूं। लेट्स गो सर। डिजिटल ई बुक है। धारा 348 BNSS क्या है, गवाह को दोबारा कोर्ट में कैसे बुलाएं, सेक्शन 348 BNSS कोष्टक में 311 CRPC, फुल एक्सप्लेनेशन। ये हमारे वीडियो का भी यही टाइटल है सर, और डिजिटल ई बुक का भी यही मैंने टाइटल रखा हुआ है। इसके बाद सर इसमें डिस्क्लेमर भी है और ये अध्याय भी है। अध्याय जो आप देख रहे हैं, तकरीबन इसमें अध्याय शामिल हो चुके हैं, 31 के समथिंग इसमें अध्याय हो चुके हैं सर। और इसके बाद इसमें डिस्क्लेमर भी है और प्रस्तावना भी है। ये आपको मैं डिजिटल ई बुक से वीडियो के अंत में आपको मैं परिचय करा दूंगा। अभी मैं स्क्रॉल करके ले जा रहा हूं और मुद्दे की बात पर हम आ जाते हैं। ये आ चुके हैं सर, हम छूटा गवाह दोबारा कैसे बुलाएं। ये जो धारा सर आप देख रहे हैं डिजिटल ई बुक में, ये मैंने वर्ड टू वर्ड टाइप कर दी है इसमें डिजिटल ई बुक में, जो अभी बुक में से आपको पढ़ के बताई थी। अब मैं उसकी सरल व्याख्या आपको करके बता देता हूँ। बेहद सरल व्याख्या है सर इसमें, हालांकि मैं इसी लाइन में से आपको पहले पढ़ दूं बुक में से ही, कि कोई न्यायालय संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है। नंबर एक स्थिति हो गई, किसी भी व्यक्ति को कर सकता है। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति को जो हाजिर हो यद्यपि वो साक्षी के रूप में समन न किया गया, परीक्षा कर सकता है। दूसरी स्थिति हो गई सर। तीसरी स्थिति हो गई, किसी व्यक्ति को जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है। तीसरी स्थिति हो गई। और यदि न्यायालय को मामले के न्याय संगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा, उसे पुनः बुलाएगा, उसकी पुनः परीक्षा करेगा। ये इसमें चारों कंडीशन हो गई। अब हम इसको सरल व्याख्या में जब देखते हैं, तो इसमें सबसे नंबर एक हम देखते हैं सर, बिंदु नंबर एक, किसी व्यक्ति को साक्षी गवाह के तौर पर समन करना। इसको एक व्यवहारिक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। ये स्पेशल उदाहरण मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है सर, ये बुक के अंदर नहीं मिलेगा। ये जो बुक में से मैंने आपको पढ़ के बताई, ये अभी धारा भी आपको पढ़ के उसमें नहीं मिलेगा। ये आपको समझाने के लिए एज अ एडवोकेट मैंने जो मेरी 25 ईयर्स 25 साल की वकालत की प्रैक्टिस में जो देखा है और सीखा है, उसके अनुभव के आधार पर आपको समझाने के लिए सरल उदाहरण तैयार किया है। जैसे कि मान लीजिए कि एक मारपीट या एक्सीडेंट के केस में पुलिस ने चार्जशीट में केवल 2 गवाहों के नाम लिखे, लेकिन घटना के समय पास की दुकान चलाने वाले दुकानदार का नाम चालान में दर्ज होना छूट गया था। जब केस कोर्ट में चलता है तो फरियादी या अभियुक्त या कोर्ट स्वयं उस दुकानदार को पहली बार गवाही देने के लिए समन भेजकर कोर्ट में बुला सकती है। ये एक उदाहरण है सर, ऐसे हजारों उदाहरण हो सकते हैं। आपके केस की परिस्थिति के हिसाब से आप स्वयं सोच लें और समझ लें, और इसको उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बिंदु आएगा सर हमारा, न्यायालय में उपस्थित किसी व्यक्ति की परीक्षा करना भले ही समन न किया गया हो। इसको सरल उदाहरण से मैं आपको बता दूं। कोर्ट रूम में किसी केस की गवाही चल रही है या कोर्ट प्रांगण में भी उपस्थित है वो, 1 मिनट के लिए मान लें आप, जिस
रूम में जज साहब बैठते हैं और जहां गवाह चल रही है वो उसके अंदर मौजूद नहीं है, उसके बाहर प्रांगण में भी मौजूद है, अंदर भी मौजूद है, तो उसी समय कोर्ट रूम में एक ऐसा व्यक्ति, कोर्ट रूम में किसी केस की गवाही चल रही है, उसी कोर्ट रूम में एक ऐसा व्यक्ति दर्शक या किसी अन्य काम से मौजूद है जिसने अपनी आंखों से उस घटना को देखा था या जिसके पास उस समय का कोई अहम सबूत मौजूद है, यद्यपि उसे गवाह के रूप में समन नहीं भेजा गया था, फिर भी जज दर्ज कर सकते हैं। ये दूसरा उदाहरण हो गया, दूसरा बिंदु। बिंदु नंबर 3 है सर, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है उसे पुनः बुलाना, रिकॉल या री एग्जामाइन। उदाहरण से समझा देता हूं सर मैं आपको। किसी डॉक्टर की कोर्ट में गवाही, मेडिकल एविडेंस हो चुकी है, बाद में वकील साहब को ध्यान में आता है कि चोट या एमएलसी के किसी एक विशेष घाव या हथियार के संबंध में डॉक्टर से क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल पूछना छूट गया था। ऐसे में कोर्ट में आवेदन देकर उस डॉक्टर को पुनः बुलाकर आगे की परीक्षा की जा सकती है। चौथा बिंदु है सर इसमें, न्याय संगत निर्णय के लिए अनिवार्य रूप से समन या पुनः परीक्षा करना, मैंडेटरी पार्ट। उदाहरण समझ लें, एक हत्या के मुकदमे की सुनवाई अंतिम चरण मतलब बहस पर पहुंच चुकी है। यह आवेदन एनी स्टेज पर पेश किया जा सकता है सर, आपको बता दूं मैं आपको। बहस पे पहुंच चुकी है, जज साहब को पत्रावली देखने पर लगता है कि फॉरेंसिक लैब एफएसएल के फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट या डीएनए रिपोर्ट की गवाही कराए बिना यह तय करना असंभव है कि आरोपी दोषी है या निर्दोष। ऐसे में यह कोर्ट की कानूनी जिम्मेदारी बन जाती है कि वह उस विशेषज्ञ को समन जारी करे और उसकी गवाही दर्ज करे ताकि निष्पक्ष न्याय हो सके। ये चारों बिंदु हैं महत्वपूर्ण, जो सर मैंने आपको सरल उदाहरणों से समझा दिए। अब इसके बाद आवेदन मंजूर कराने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के 4 लैंडमार्क जजमेंट सर मैंने आप लोगों के लिए इसमें लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं आपके सहायक हो सकते हैं। जैसे कि राजा राम, ये सभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स हैं सर। राजा राम प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य 2013 14 ACC 461, इसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए मैं आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में 13 दिशा निर्देश तय किए थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 311 सीआरपीसी, जो अब 348 बीएनएसएस 2023 है, का मुख्य उद्देश्य सत्य तक पहुंचना है और न्याय की विफलता को रोकना है। यदि गवाह का बयान न्याय संगत निर्णय के लिए आवश्यक है तो आवेदन को उदारता पूर्वक स्वीकार किया जाना चाहिए। दूसरा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जहीरा जहीरा हबीबुल्ला शेख एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य बेस्ट बेकरी केस 2004 4 ACC 158। इसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि अभियोजन या बचाव पक्ष की किसी गलती, भूल या दबाव के कारण कोई महत्वपूर्ण गवाह छूट जाता है तो निष्पक्ष विचारण, फेयर ट्रायल के लिए न्यायालय का एक कर्तव्य है कि वह धारा 311, जो अब 348 बीएनएसएस है, के तहत गवाह को समन करके परीक्षा करे। इसमें जजमेंट के मुख्य पैरा सर मैंने इसमें लिख दिए डिजिटल ई बुक में। इसके बाद आता है तीसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है VN पाटिल बनाम के निरंजन 2021 3 ACC 661। इसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत दी गई शक्ति का उद्देश्य केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करना नहीं, बल्कि मामले के पूर्ण निर्णय के लिए किसी भी चरण में गवाह को पुनः बुलाने या परीक्षा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जजमेंट का जो महत्वपूर्ण पैरा है सर मैंने इसमें और लिख दिया है, इसमें आप देख रहे हैं, स्क्रॉल करके मैं ले जा रहा हूं ये। इसके बाद आता है चौथा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का स्वापन कुमार चटर्जी बनाम सीबीआई 2019 14 ACC 328। इसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं कि धारा 311 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग मुकदमे के किसी भी चरण, इंक्वायरी, ट्रायल और प्रोसीडिंग में किया जा सकता है, बशर्ते उसका उद्देश्य केस को बेवजह लटकाना ना हो। तो ये चारों जजमेंट सर मैंने आपको बता दिए, जो किसी ना किसी रूप में आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। इस जजमेंट के मुख्य पैरा की डिटेल भी सर मैंने इसमें लिख दी है, डिजिटल ई बुक में स्क्रॉल कर रहा हूं मैं। अब हम देखते हैं धारा 348 बीएनएसएस के 2 हिस्से और व्यवहारिक नियम। जैसे कि नंबर 1, न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति। धारा 348 का पहला हिस्सा कहता है कि कोर्ट केस के किसी भी स्टेज पर किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकती है, चाहे उसका नाम चार्जशीट या गवाहों की सूची में हो या ना हो। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट रूप में मौजूद है तो बिना समन दिए भी उसकी परीक्षा की जा सकती है। दूसरा आएगा सर इसमें न्यायालय का मैंडेटरी ड्यूटी जो है। धारा 348 का दूसरा हिस्सा सबसे मजबूत है। इसमें शब्द आया समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा। समन करेगा या उसकी परीक्षा करेगा, शेल समन एंड एग्जामाइन। इसका मतलब है कि अगर कोर्ट को लगता है कि इस गवाह के बयान के बिना केस का न्याय संगत फैसला नहीं हो सकता
तो कोर्ट के लिए उस गवाह को बुलाना अनिवार्य हो जाता है। एक सरल उदाहरण से सर हम समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी एक्सीडेंट या मारपीट के केस में कोई आई विटनेस था जिसका नाम पुलिस ने गलती से चालान में दर्ज नहीं किया। तब जब ट्रायल शुरू हुआ और पीड़ित को लगा कि उस प्रत्यक्षदर्शी की गवाही के बिना केस कमजोर हो रहा है, तो पीड़ित या उसका एडवोकेट धारा 348 बीएनएसएस के तहत आवेदन देकर उस स्वतंत्र गवाह को कोर्ट में बुला सकता है। अब हम देखते हैं सर आवेदन दाखिल करते समय ध्यान रखने योग्य सावधानियां। इसमें अदालत में जब धारा 348 का आवेदन दाखिल करते हैं तो उसमें जो महत्वपूर्ण सावधानियां, उसमें नंबर 1 है, केस की कमी भरना मना है। किस प्रकार से? आप इस धारा का उपयोग अपने केस की पुरानी गलतियों या कमियों को ढकने के लिए नहीं कर सकते। ये एक आपको ध्यान रखना है आपको सर। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी हो गई, केवल न्याय संगत फैसले के लिए आवेदन दिया जाएगा। जैसे कि स्पष्ट रूप से कारण लिखना होगा कि इस गवाह की गवाही से केस के मुख्य विवादित बिंदु पर क्या असर पड़ेगा। जैसे कि बीच में एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, एक केस मेरे पास ये जस्ट जिसमें मैं पैरवी कर रहा हूं। एक तो उसमें धारा 85 है, धारा 75 है, धारा 79 है और धारा 3 की उपधारा 5 है बीएनएसएस 2023 की। धारा 85 है, पहले धारा 498 का थी दहेज प्रताड़ना के संबंध में। 75 में लैंगिक अपराध है, 79 में लज्जा भंग से संबंधित है और 2 से अधिक लोगों के द्वारा अपराध किया गया हो तो वो उसमें पहले धारा 34 लगती थी, अब धारा 3 की उपधारा 5 लगती है। अब इसमें जो फरियादिया के बयान हुए उसमें 266 की उपधारा 2 बीएनएसएस 2023 में बंद कमरे में भी सुनवाई के प्रावधान के बारे में सर बताया गया है। इसमें मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं कि इसमें फरियादिया का बयान हो गया कोर्ट में, मेरे द्वारा उसका प्रति परीक्षण भी करवा लिया गया। उसके बाद फिर मेरे पक्षकार के द्वारा मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए, जैसे कि उसने एफआईआर दर्ज होने के पहले पुलिस थाने में एसपी अधीक्षक महोदय को 3 अलग अलग आवेदन दिए थे, जिसमें उसने ये लिखा था कि मुझे झूठे केस में फंसाया जा सकता है। दूस मान रहा है तो उसने एक डिमांड रख दी कि इतने रुपए दे दो, मैं अलग चली जाती हूँ वरना दावा लगा दूंगी। पति के पास इतना पैसा नहीं था, मजदूरी करता था, गरीब आदमी था, इतना पैसा कहां से लाता। तब उसके द्वारा उसकी रिपोर्ट डाल दी गई झूठी। अब मसला ये उठकर आया कि जब रिपोर्ट डाल दी गई तो ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में मौजूद हो गए और जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये केवल न्याय संगत पेश कारण लिखना होगा, जो इसमें मैंने आपको बताया, तो ये कारण हो गया। जब हम 348 का आवेदन तैयार करेंगे तो उसमें कारण लिखेंगे और जज साहब को बताएंगे कि सर ये हमें न्याय प्राप्ति है। तो आवश्यक है, यदि ये रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए और उसको दोबारा रिकॉल नहीं किया गया और प्रति परीक्षण में उससे सवाल नहीं किए गए तो हमारे पक्षकार न्याय प्राप्ति से वंचित हो जाएगा। तो ये एक बीच में मैंने आपको उदाहरण देकर समझा दिया। तीसरा आता है, देरी की नियत नहीं होनी चाहिए। कोर्ट यह देखती है कि आवेदन मुकदमे को लटकाने के उद्देश्य से तो नहीं किया गया है। ये हो गया सर हमारा। अब संबंधित कानून धाराएं और प्रकृति को हम समझ लेते हैं। जैसे कि इसकी प्रकृति और क्षेत्राधिकार, यह एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है, प्रोसीजरल प्रोविजन है सर। यह कोई अपराध या दंडात्मक धारा नहीं है बल्कि कोर्ट की असाधारण विवेकाधीन शक्ति है। प्रयोग का चरण जो है, जांच, विचारण या किसी भी अन्य अदालती कार्रवाई के किसी भी चरण में, यहां तक कि फैसला सुरक्षित होने से पहले तक इसका उपयोग किया जा सकता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर। एनी स्टेज पर इसको दिया जा सकता है। सभी आपराधिक न्यायालय कहां विचारणा, जैसे जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेशन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट आदि सभी जगह इसका उपयोग किया जा सकता है। ट्रायल की, क्रिमिनल ट्रायल की किस स्टेज पर पेश किया जा सकता है? वैसे तो एनी स्टेज है सर, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें तैयार किए हैं। जैसे कि नंबर 1 है अभियोजन साक्ष्य के दौरान, प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टेज, जब सरकारी वकील या परिवादी पक्ष की गवाह चल रही हो। उद्देश्य क्या होगा इसका? किसी छूटे हुए मुख्य गवाह, चश्मदीद या जांच अधिकारी आईओ को पहली बार कटघरे में बुलाने हेतु। दूसरा है, आईओ को भी सर बुलाया जा सकता है। एक एक्सीडेंट क्लेम केस में हमारे द्वारा सर बुलाया गया था, बीच में बात आ गई है तो मैं आपको उदाहरण देकर उसका समझा देता हूं। एक्सीडेंट क्लेम केस में, जो एक्सीडेंट क्लेम केस हुआ था, तो जो मोटरसाइकिल चला रहा था और उसके पीछे जो बैठा था, तो एक गाड़ी से टक्कर हुई तो मोटरसाइकिल चलाने वाले की मृत्यु हो गई, पीछे बैठा हुआ व्यक्ति बच गया। जिसकी मृत्यु हुई थी उसके परिवार की ओर से हमारे द्वारा कोर्ट में एक्सीडेंट क्लेम पेश किया गया। अब जो पीछे बैठा था वो उसका पड़ोसी था, उसके मन में उससे पता नहीं क्या हसद, जलन या दुश्मनी या रंजिश थी। वो चाहता था कि इसके परिवार को सहायता राशि ना मिले, तो उसके द्वारा भी एक क्लेम याचिका पेश की गई। उसमें सभी घटना वही लिखी गई कि लापरवाही पूर्वक वाहन लाया, चलाकर हमें टक्कर मार दी, ये मर गया। लेकिन जब वो बयान देने खड़ा हुआ तो उसने एक अजीब और गरीब बयान कोर्ट में ये दिए
कि ये खंबे से टकरा गई थी मोटरसाइकिल, उससे चालक की मृत्यु हो गई और मुझे भी चोट लगी। अब यहाँ देखा जाए तो सर हमारा तो क्लेम कैसी खारिज हो जाना था। तब हमने यहाँ पर आईओ को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, गवाह के लिए समन कोर्ट के जरिए भिजवाया। हालांकि वहां पर सीपीसी के प्रावधान लागू होते हैं, आदेश 16 नियम 1 के तहत वो आवेदन आवेदन पेश किया जाता है। यहाँ 348 है, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ क्योंकि बीच में बात निकल आई है, और उसके द्वारा हमें हमारे द्वारा कोर्ट में बयान करवाए गए। अब वो तो कोई झूठे बयान तो देंगे नहीं। जो इन्वेस्टिगेशन किया, गाड़ी जब्त की, नक्शा मौका बनाया, सब चीज उन्होंने बताई, और अंत में हमें विजय प्राप्त हुई उस केस में। और हमारे पक्षकार के परिवार को, जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसके पूरे परिवार को एक एक बड़ी सहायता राशि के रूप में एक्सीडेंट क्लेम प्राप्त हुआ। तो ऐसे भी अजीबोगरीब मामले बन जाते हैं। मैंने बीच में उदाहरण के तौर पे आपको बता दिया समझाने के लिए। अब इसमें देखते हैं सर दूसरा हमारा, सफाई साक्ष्य के दौरान, मतलब डिफेंस एविडेंस स्टेज। जब आरोपी को 313 सीआरपीसी या 351 बीएनएसएस में बयान दर्ज होने के बाद अपने बचाव में साक्ष्य पेश करने का अवसर मिलता है, तो अपने बचाव में किसी स्वतंत्र गवाह, एक्सपर्ट या महत्वपूर्ण दस्तावेज को पेश करने वाले व्यक्ति को समन कराने हेतु भी आप कर सकते हैं। तीसरा है सर, अंतिम बहस के प्रक्रम पर। वैसे तो एनी स्टेज है सर, मगर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि अक्सर कहां हमें जरूरत पड़ सकती है। अंतिम बहस पे, जब अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों की गवाही समाप्त हो चुकी और मामला अंतिम तर्क या बहस के लिए नियत हो। इसका उद्देश्य क्या होगा उस समय पेश करने का हमारा? यदि बहस के दौरान ये उजागर होता है कि किसी गवाह की परीक्षा न होने से न्याय की विफलता हो सकती है, तो इस स्टेज पर भी आवेदन देकर गवाह को पुनः पहली बार बुलाया जा सकता है। चौथा है, फैसला सुरक्षित होने से पूर्व तक। बहस पूरी होने के बाद जब तक कि माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा निर्णय बोल न दिया जाए, तब तक पेश किया जा सकता है। यदि न्यायालय स्वयं या पक्षकारों के आवेदन पर यह महसूस करे कि न्याय संगत फैसले के लिए किसी गवाह का साक्ष्य अति आवश्यक है, तो उसको पेश किया जा सकता है। इसमें मुख्य बिंदु सर जो है, इस आवेदन को पेश करने की कोई अंतिम समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसे केस दर्ज होने, संज्ञान से लेकर अंतिम निर्णय सुनाए जाने के ठीक पहले तक किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है। धारा 348 पुरानी 311 थी, ठीक है सर, हो गया। और न्यायालय में उपस्थित हो, भले ही उसे गवाह के रूप में समन, ये भी सर मैंने आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं आवेदन कौन कौन लगा सकता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नंबर 1, अभियोजन पक्ष, फरियादी या सरकारी वकील द्वारा इस आवेदन को लगाया जा सकता है। दूसरा, अभियुक्त या बचाव पक्ष, एक्यूज या डिफेंस एडवोकेट अपने बचाव में तथ्य को सामने लाने हेतु लगा सकते हैं। तीसरा, स्वयं न्यायालय, सुमोटो, बिना किसी आवेदन के कोर्ट स्वयं भी उपस्थित व्यक्ति को कटघरे में बुलाकर बयान दर्ज कर सकती है। दूसरा है सर, क्या यह मात्र न्यायालय के सुविवेक पर निर्भर है? हाँ और ना, दोनों। दोहरा सिद्धांत यह लागू होता है। कैसे होता है? पहला भाग ऐच्छिक है। धारा 348 बीएनएसएस के तहत पहले भाग के तहत न्यायालय के पास यह पूर्ण सुविवेक है कि वह उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करे या न करे। दूसरा भाग मैंडेटरी है। यदि न्यायालय को प्रतीत होता है कि उस उपस्थित व्यक्ति का साक्ष्य मामले के न्याय संगत निर्णय के लिए अति आवश्यक है, तो न्यायालय की बाध्यकारी ड्यूटी बन जाती है कि ऐसे मामले में कोर्ट आवेदन को खारिज नहीं कर सकती। तीसरा आएगा, अगला स्टेज है सर हमारी, किन किन परिस्थितियों में आवेदन लगाया जा सकता है। नंबर 1 है, चालान, गवाह सूची से छूटे हुए साक्षी को बुलाने हेतु। डिटेल मैंने इसमें लिख दी है सर, मुख्य मुख्य पॉइंट में पढ़ देता हूं आपका। दूसरा है, नया वैज्ञानिक विशेषज्ञ साक्ष्य करने हेतु। तीसरा है, नए दस्तावेज साक्ष्य पेश करने हेतु। चौथा, विरोधाभास साबित करने हेतु। और पांचवा, अंतिम बहस के स्तर पर सत्यता उजागर करने हेतु। अब हम देखते हैं सर आवेदन के आइडियल ड्राफ्ट जो इसमें आ चुकी है। ऊपर तो न्यायालय का नाम लिखना है, प्रकरण क्रमांक लिखना है सर, और बीच में लिखना है आपको आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, पुरानी धारा 311 भी लिख दें सर कोष्टक में। वास्तव परीक्षा या पुनः परीक्षा, री एग्जामिनेशन या रिकॉल हेतु साक्षी। महोदय, आवेदक की अभियुक्त या फरियादी की ओर से निम्नानुसार निवेदन है। नंबर 1, यह कि उक्त प्रकरण में वर्तमान न्यायालय के समक्ष साक्ष्य या विचारण अंतिम बहस के प्रक्रम पर नियत है। आपके मामले में जो भी स्टेज हो, आप यहाँ वो स्टेज लिख दें। मैंने एक आइडियल ड्राफ्ट तैयार की है, इसमें आप परिवर्तन कर लें आपके हिसाब से। दूसरा पैरा आएगा, यह कि प्रकरण के न्याय संगत विनिश्चय हेतु साक्षी की, पूरा साक्षी का नाम, पता, जो भी उसका डिटेल लिखें उसको, कि परीक्षा अब्लिक पुनः परीक्षा कराया जाना अति आवश्यक है। अब जैसा भी स्टेज हो, आपको पहली बार बुलाना है तो परीक्षा लिखेंगे। यदि उसका गवाह हो चुका है उसके बाद आप बुला रहे हैं तो उसकी पुनः परीक्षा शब्द आप लिखेंगे। आपके केस और परिस्थिति के हिसाब से आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरा है, यह कि उक्त साक्षी की परीक्षा कराया जाना निम्नलिखित विशेष परिस्थिति और न्याय हित में आवश्यक है। अब यहाँ पर मैंने चारों विकल्प जो 4 बिंदु बताए थे वो सब इसमें शामिल कर लिए हैं। आपकी घटना और परिस्थिति जिस विकल्प में आती हो यहाँ पर आप वो लिख दें। जैसे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक चुने। विकल्प 1,
यदि गवाह चालान या सूची में छूट गया था, उक्त साक्षी चालान या गवाह सूची में शामिल होने से त्रुटिवश छूट गया था, जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी या महत्वपूर्ण साक्षी है। विकल्प नंबर बी आएगा, यदि गवाह कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है, तो उक्त व्यक्ति आज न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है और घटना के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी रखता है, यद्यपि उसे पूर्व में सम्मानित नहीं किया गया था, तो ये लाइन आ जाएगी। तीसरा आएगा सर, यदि गवाह की पुनः परीक्षा करनी है, मतलब रिकॉल, तब लाइन लिखाई जाएगी इसमें, उक्त साक्षी की परीक्षा पूर्व में दिनांक को हो चुकी है, परंतु न्याय हित में घटना ऑब्लिक दस्तावेज ऑब्लिक विरोधाभास के संबंध में महत्वपूर्ण सवाल पूछने से रह गए थे। जो भी स्थिति हो आप इसमें चयन करके लिख दें। विकल्प नंबर डी आएगा, नया दस्तावेज ऑब्लिक एक्सपर्ट रिपोर्ट प्रदर्शित कराने हेतु, उसमें यह लाइन लिखी जाएगी, प्रकरण में नए दस्तावेज जैसे कि एफएसएल, सीडीआर, मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्शित कराने हेतु संबंधित साक्षी का या अधिकारी का बयान आवश्यक है। चौथा नंबर आएगा सर, यह कि उक्त साक्षी का साक्ष्य प्रकरण के न्याय संगत विनिश्चय हेतु अति आवश्यक है एवं अनिवार्य है, जिससे सत्यता कोर्ट के सामने आ सकती है। पांचवा नंबर पर आएगा सर ड्राफ्टिंग का, या कि उक्त साक्षी की परीक्षा ऑब्लिक पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो आवेदक के न्याय पाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये बड़े महत्वपूर्ण पैरा है सर, इनको लिखना जरूरी है, क्योंकि हमारा आवेदन प्रस्तुत करने का उद्देश्य न्याय प्राप्त करना ही है। छठा नंबर आएगा, यह कि आवेदन पूर्णतः सद्भावना पूर्वक न्याय हित में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे केस में विलंब कारित करना या किसी पक्ष को अनुचित लाभ पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार कर न्याय हित में साक्षी श्री, पूरा नाम पता फिर लिख दें आप, धारा 348 बीएनएसएस के अंतर्गत समन जारी कर साक्ष्य या पुनः परीक्षा हेतु आहूत करने की कृपा करें। स्थान दिनांक आपका नाम आ जाएगा, आपके वकील साहब के दस्तखत आ जाएंगे। तो आज के वीडियो में सर ये मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। इसके बाद यहाँ से हमारा अध्याय नंबर 1 चालू होता है, जैसे कि पुलिस के खिलाफ कोर्ट से एफआईआर का आदेश कैसे लें, बीएनएसएस 2023 की धारा 175 की उपधारा 3 की अर्जी ड्राफ्टिंग सीखें। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें पूरी ड्राफ्टिंग, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, इससे संबंधित कानून, ये एक अध्याय बताया। ऐसे ही 31 अध्याय मेरे द्वारा तैयार किए गए जो किसी ना किसी रूप से किसी समस्या का समाधान ही करते हैं। वकालत की प्रैक्टिस के दौरान मेरे सामने ऐसे कई बार इस प्रकार के मामला पेश आए, और एक आम व्यक्ति के समक्ष भी आते हैं, और एक नए एडवोकेट्स विधि के विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं इन बातों को सीखना और समझना। सीनियर एडवोकेट्स अधिकतर इस बात को जानते हैं, लेकिन ये जो अध्याय है स्पेशल मेरे द्वारा तैयार किए जाते हैं सर। इसी की प्रिंटेड बुक भी मेरे द्वारा तैयार की जा रही है, जैसे कि एक प्रिंटेड बुक मेरे द्वारा 2 भाग में तैयार की जा रही है, मोटरयान अधिनियम संपूर्ण मार्गदर्शिका गाइड, भाग 1 और भाग 2। गवर्नमेंट की तरफ से उसका अप्रूवल भी मुझे प्राप्त हो चुका है, आईएसबीएन नंबर भी मुझे मिल चुका है, तो उसमें तकरीबन 55 अध्याय शामिल किए गए। मतलब आप मान के चलेंगे 55 डिजिटल ई बुक को उस 2 बुक में मेरे द्वारा शामिल किया गया है। वो प्रिंटेड रूप में ऑर्डर पर आपके घर पे छपकर आएगी। हालांकि उसकी कास्ट एक बुक की 3000 रुपए, तकरीबन 600-700 उसमें प्रश्न होंगे, लेकिन वो स्पेशली ऑर्डर पर ही आपके घर आएगी। आप जब ऑर्डर देंगे तो वहां से छपकर वो आपके घर आ जाएगी। वो मेरे द्वारा उनको सारी सामग्री दे दी जाएगी। जैसे ही बुक मेरे द्वारा उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी, तो पहले मैं बुक मंगाऊंगा, उसके बाद उसको आपको दिखाऊंगा स्क्रीन में स्पेशल वीडियो बनाकर, और उसके बाद ही फिर मैं उसकी लिंक आपको दूंगा। उसकी लिंक भी मैं वीडियो के नीचे ही दे दूंगा सर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये जो डिजिटल ई बुक है आप देख रहे हैं, इसकी भी अति शीघ्र मैं प्रिंटेड बुक लेकर आऊंगा, क्योंकि कई व्यूवर्स का और कई वकील साहबान का ये कहना था, एडवोकेट्स का, ये प्रिंटेड बुक आप हमें उपलब्ध कराएं। तो सर मैं आपको बता दूं कि ये जो बुक्स हैं, ये जो बुक्स आप देख रहे हैं, ये बुक्स जो लिखी गई है, जिसमें धाराएं हैं और पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिखी गई है, इसमें और इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। कैसे फर्क है? इसमें ये चीजें शामिल है जो बुक में है। बुक में आपको जैसा कि एक लगाए 357 धाराएं, तो पूरी धाराएं मिल जाएंगी, लेकिन क्या वो आपकी समस्या का समाधान कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन ये मेरे द्वारा जो तैयार की जाती है, स्पेसिफिक तरीके से तैयार की जाती है। उन्हीं कानूनों को इस तरीके से व्यवस्थित करना कि व्यक्ति की समस्या को वो सॉल्व कर सकें। जैसे कि उस समस्या में लगने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, धारा, सरल उदाहरण, ड्राफ्टिंग, ये एक ही स्टेज पर मैं लाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आपको अध्याय 1 पढ़ के मैंने बताया था कि इसमें सब कुछ शामिल किया है, बुक में नहीं मिलेगा सर आपको। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा डिजिटल ई बुक एक आम व्यक्ति के मार्गदर्शन के लिए लिखी जाती है, किसी को व्यक्तिगत सलाह नहीं है सर, ये एजुकेशनल पर्पज से मेरे द्वारा लिखी जाती है। तो ये डिजिटल ई बुक भी सर हो गई सर, इसमें डिस्क्लेमर भी है और प्रस्तावना भी है। डिस्क्लेमर ये है कि सर ये डिजिटल ई बुक है, ये आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी,
और इसको आप किसी कोर्ट कचहरी में पेश नहीं कर सकते ना सरकारी दफ्तर में। आप खुद पढ़ लें, मार्गदर्शन ले लें, इसमें जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के बताएं आपके वकील साहब से मिलकर कोर्ट की लाइब्रेरी में से निकाल कर कोर्ट में आप पेश कर दें। हालांकि मेरी प्रिंटेड ई बुक जब आ जाएगी तो आपकी काफी कुछ समस्या हल भी हो जाएगी, आप बुक को कोर्ट में पेश भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये डिजिटल ई बुक है, ये ओनली फॉर मोबाइल पर ही प्राप्त होती है, ये छपकर आपके घर नहीं आती है। ये आपकी सुविधा के लिए मैंने रास्ता निकाला है कि आप लोगों के सामने अक्सर समस्या आती है, हर व्यक्ति के सामने आती है सर, समस्या किसके सामने नहीं आती है। तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए ये मेरे द्वारा डिजिटल ई बुक स्पेशली तैयार की जाती है सर। लगभग 400 से ऊपर डिजिटल ई बुक मेरे द्वारा अभी तक लिखी जा चुकी हैं, और 400 ही डिजिटल ई बुक की लिंक उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, जो वीडियो आप देख रहे होते हैं। जैसे कि ये वीडियो आप अगर मेरा देख रहे हैं तो इसकी डिजिटल ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गूगल पर भी मेरी डिजिटल ई बुक्स उपलब्ध हैं, मेरी वेबसाइट पर भी डिजिटल ई बुक्स उपलब्ध हैं, उस पर क्लिक करके आप उसको खरीद सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर कि धारा 348 बीएनएसएस क्या है, गवाह को दोबारा कोर्ट में कैसे बुलाएं, सेक्शन 348 फुल एक्सप्लेनेशन। आज के वीडियो में पूरी जानकारी मैंने आपको दी है, ड्राफ्टिंग के साथ, कानून के साथ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स के साथ, जिससे यदि आपको कभी ऐसी आवश्यकता महसूस होती है तब आप इन जजमेंट्स का भी हवाला जज साहब के समक्ष दे सकते हैं, ड्राफ्टिंग का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसकी परिभाषाओं को जो मैंने समझाया है आप उसको अपनी समझ बढ़ाने के लिए उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये सरल व्याख्याएं एक अनुभव के आधार पर तैयार की जाती हैं सर, लेकिन है बेसिक इसका वही, मैंने बेसिक ला पहले लिखा हुआ है, जो बुक में लिखा हुआ है वही इसमें टाइप किया हुआ है सर, वर्ड टू वर्ड। उसके बाद फिर उसकी व्याख्या मेरे द्वारा की गई है, उसके बाद उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 4 महत्वपूर्ण जजमेंट लाए गए, उसके बाद उसमें बताई जाने वाली सावधानियां क्या क्या रखना चाहिए, किस स्टेज पर पेश किया जा सकता है, कौन पेश कर सकते हैं, और इसका आइडियल ड्राफ्ट, ये सब कुछ चीजें सर काफी कुछ हमें जो है कि जूते घिसने के बाद सीखने को मिलता है, इतनी आसानी से सीखने को नहीं मिलता है, बहुत जूनियरशिप हमें करना पड़ती है। सीनियर वकील साहब को जब हम देखते हैं तब कहीं जाकर हम सीखते हैं, फिर भी कई मरतबा हमें इन बारीक मुकामों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन बारीक बातों को कोर्ट की मेरे चैनल के जरिए आप सभी लोगों को जानकारी देने का मकसद यही रहता है, एक एजुकेशनल पर्पस, कानून के प्रति जागरूक होना, ताकि हर एक आम व्यक्ति, हर भारतीय नागरिक, हर एडवोकेट्स, जो खासतौर से विधि के विद्यार्थी और जूनियर एडवोकेट्स हैं, जो सीनियर है सर वो सब जानते हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि सभी लोग विधि का ज्ञान प्राप्त करके विधि का उपयोग कर सकें और उसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।